तो मैंने अभी आपको बताया कि ब्लैक कलर से जो भी जहाँ भी लिखा हुआ है इस कोड में पुराने वर्जन का है, और वायलेट कलर में जो भी लिखा हुआ है वो है इस पीडीएफ में नए वाले वर्जन का। पुराने वाला वर्जन जो था आपका 1965 का था, ये रहा 1965 का था IS 337। अब 2009 में ये रिवाइज हो चुका है। तो ये वाला चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा कि जहाँ भी आपको दो डेटा मिले तो इसमें 2009 को रेफ़र करना। तो अभी ये वाला जो पार्ट है इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्या साइट कंडीशंस होनी चाहिए। साइट की कंडीशंस कैसी होनी चाहिए कि जैसे कि जहाँ पे हमारा जो वर्किंग स्टेशन है, जहाँ पे हम अपना बनाने वाले हैं स्ट्रक्चर को, वो उसकी जगह पे क्या क्या फैक्टर्स हैं जो कि इन्फ्लुएंस करने वाले हैं डिज़ाइन को। कैसा डिज़ाइन होगा, या स्ट्रक्चर का जैसा डिज़ाइन होगा, अगर कठिन होगा तो कॉस्ट भी बढ़ेगा। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए हम देखते हैं कि क्या मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि स्ट्रक्चर हमारा किस पे प्लेस होने वाला है, सॉइल पे। तो क्या फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉइल है, क्या उसकी सी है, फाई है, सब कुछ देखना होता है। क्या पूरा सॉइल का प्रोफाइल है वो भी देखना होगा। अगर पता चला कि ऊपर की तो सॉइल अच्छी है, नीचे की भी सॉइल अच्छी है, पर बीच में क्या है, बहुत ही ज़्यादा वो है, एकदम वीक सॉइल लेयर है, तो वो सब कुछ मैटर करने वाला है आपका। या फिर वाटर टेबल बहुत ही ज़्यादा वो है एकदम, मतलब आपको पता होगा कि कैसे वाटर प्रेशर अफेक्ट कर देता है आपका पूरा का पूरा। अर्थन डैम तो चलो ठीक है, बाकी सारे कैसे कई सारे डैम्स को पूरा का पूरा स्पिलवे को पूरा का पूरा वो करता है, अपने टो के अबाउट रोटेट करा देता है, एकदम फेलियर होता है गजब का। तो इस तरीके से क्या क्या साइट कंडीशंस हैं जो अफेक्ट करता है। सबसे पहले फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉइल है इन विच द लिक्विड रिटेनिंग स्ट्रक्चर होली इनक्लोज्ड। क्योंकि ऐसा नहीं है कि सारे के सारे टैंक्स ओवरहेड ही बनेंगे, ये कन्फ्यूजन में मत रहिएगा। कुछ टैंक्स हमारे बनते हैं ग्राउंड लेवल पे होते हैं, कुछ अंडरग्राउंड भी होते हैं टैंक। और जैसे ही अंडरग्राउंड टैंक की बात होती है तो अंडरग्राउंड टैंक अपने आप में ऐसा होता है कि जैसे टैंक तो आपने बना दिया अंडरग्राउंड, जैसे अपने घर का है, घर के टैंक में आपने बनाया और आपको बहुत बड़ा या कोई यूनिवर्सिटी है उसमें अंडरग्राउंड टैंक है, उस टैंक का क्या होगा प्रॉब्लम ना, कि वो अगर अंडरग्राउंड है, मान लीजिए किसी कोई ऐसा टाइम आ जाए जैसे लॉकडाउन का टाइम है और उस समय टैंक बिल्कुल ही अंदर से खाली है, टैंक के अंदर कुछ नहीं है, कोई यूज ही नहीं हो रहा, उसका खाली हो गया है बिल्कुल, तो क्या प्रॉब्लम होने वाली पता है। चारों तरफ से जो सॉइल है वो उस पर एक एक्टिव वाटर प्रेशर उस पर वो दबा रही होगी और वो हो सकता है टैंक के वॉल्स को क्रम्बल कर दे। ये प्रॉब्लम वेरी ऑफन होता है कि आपने उस फैक्ट को इस कंडीशन को, इस केस को बिल्कुल ही डिनाई कर दिया कि व्हेन टैंक वाज कंप्लीटली एम्प्टी एंड ओनली द फोर्स वाज एक्टिंग थ्रू द आउटसाइड सॉइल प्रेशर, एक्टिव सॉइल प्रेशर, इधर से वाटर कुछ नहीं, ये रही टैंक की वॉल, इधर पूरा का पूरा एम्प्टी और इधर से पूरा का पूरा फोर्स लग रहा है, तो हो सकता है स्ट्रक्चर अपने आप में क्रम्बल करे। तो कई और एक दो कंडीशन हम कई बार हम ऐसे ही एज्यूम कर लेते हैं कि टैंक पूरा का पूरा भरा हुआ है और फिर चारों तरफ से सॉइल प्रेशर है। तो ये सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है जिसमें हमें पूरा मतलब इनको कंडीशन में लेना पड़ता है अपने डिज़ाइन कंडीशन। एक्सटेंट ऑफ वाटर लॉगिंग एट द साइट, क्या वाटर टेबल है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉइल एंड ऑफ द ग्राउंड वाटर, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। एक्सटर्नल अर्थ प्रेशर, अभी हमने हमने देखा कि जो भी अंडरग्राउंड टैंक्स हैं उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो हम पढ़ेंगे नहीं ऑलमोस्ट, बट इसमें हमें चेक करना होता है कि वॉल्स ऑफ द लिक्विड रिटेनिंग स्ट्रक्चर शैल बी चेक्ड फॉर एक्सटर्नल प्रेशर्स। इसको चेक करना होगा कि कितना एक्सटर्नल प्रेशर लग रहा है अंदर किस किस कंडीशन में, तो उसको ध्यान से देखिएगा, अंडर एम्प्टी कंडीशन एंड अंडर पार्शियली एम्प्टी कंडीशन, कि एम्प्टी है पूरा का पूरा टैंक तब भी चेक करना है, या फिर पार्शियली एम्प्टी है, मान लीजिए 20% भरा हुआ है, तब ऐसे केस में आपको चेक करना होगा, तभी आपका सर्विस लाइफ आपकी अच्छी हो सकती है आपके स्ट्रक्चर की। नहीं तो पता चला कभी एक ऐसा बुरा समय आया उस समय आपका टैंक ही खराब हो गया। अब आप वैसे ही सेकंड है वाटर लॉग्ड ग्राउंड, अगर ग्राउंड जो है ऊपर से तो सूखा सूखा है, लेकिन आप जैसे ही थोड़ा सा डिग करते हैं आपको वाटर टेबल इतना हाई है, इतना प्रेशर हाई है, अगल बगल में इतने ज़्यादा हाई राइज स्ट्रक्चर्स बन चुके हैं जिनके कारण वाटर टेबल का मतलब बिल्कुल ही हाई हो जा रहा है, लॉगिंग हो जा रही है, वाटर लॉगिंग। तो इस केस में ना लिक्विड रिटेनिंग स्ट्रक्चर वाटर लॉग्ड ग्राउंड कैन नॉट बी अवॉइडेड। Dangers of external water pressure shall be carefully guarded against by the following.
वैसे केस में एक्सटर्नल वाटर पोर वाटर प्रेशर बहुत हैवी फोर्स डाल सकता है, इतना हैवी कि दिस इज मोर वर्स देन द इनिशियल एक्सटर्नल अर्थ प्रेशर। अगर मतलब क्रिटिकल जैसे बॉम्बे वगैरह दिल्ली वगैरह में इतने हेवी स्ट्रक्चर बन चुके हैं कि अगर आप ज़्यादा खुदाई करेंगे, अगर आपका वहाँ पे अभी तो वाटर टेबल भी कमता जा रहा है, लेकिन जहाँ पे वाटर टेबल है तो वहाँ प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि बहुत हेवी स्ट्रक्चर बन जाते हैं चारों तरफ। वैसे ही साइट कंडीशन अगर हम आगे देखें तो डिज़ाइनिंग द स्ट्रक्चर टू रेजिस्ट सच प्रेशर अंडर एम्प्टी, ये सभी सब कुछ हमें देख लेना है, एक बार आप सभी को पढ़ लेना है। प्रोवाइडिंग क्या क्या प्रोवाइड, क्या क्या चीज़ें हमने देखना है, सच दैट मिनिमम ग्रेविटी वेट एक्सीड्स, कम से कम वजन ही इतना ज़्यादा हो कि ये अपलिफ्ट प्रेशर से कम से कम बाई एटलीस्ट 20% ज़्यादा हो। आप स्ट्रक्चर को इतना कम से कम भारी बनाओ कि मिनिमम जो मैक्सिमम अपलिफ्ट प्रेशर हो ना, अपलिफ्ट प्रेशर मान लीजिए इतना ज़्यादा लग रहा है P, और जो ऊपर से आपका जो वेट लग रहा हो ना, ऊपर से ये वाला वेट हो 1.2 P, कम से कम 1.2 P, कम से कम इतना वजन ही इसका इतना हो, स्ट्रक्चर हमारा इतना हैवी हो, ठीक है। तो ये वाली चीज़ को ध्यान में रखनी है कि कम से कम एक तो ये कंडीशन हो गया कि हमारा स्ट्रक्चर का वेट ही कम से कम इतना होना चाहिए। अब वो भी किस केस में, अंडर एम्प्टी कंडीशन, अंडर पार्शियली एम्प्टी कंडीशन। उसके बाद आपको प्रोवाइडिंग अंडर फ्लोर ड्रेनेज, कि अंडर फ्लोर ड्रेनेज, फ्लोर बॉटम फ्लोर के नीचे एक ड्रेनेज का रिक्वायरमेंट्स होता है टू रिड्यूस द लेवल ऑफ द एक्सटर्नल वाटर, कि अगर एक्सटर्नल वाटर लेवल इतना ही ज़्यादा है तो आपको एक वाटर ड्रेनेज भी प्रोवाइड करनी होगी, लेकिन ये भी बहुत ही स्पेशल केसेस में ऐसा होता है। या फिर रिलीफ वॉल्व्स डिस्चार्जिंग इनटू द लिक्विड रिटेनिंग स्ट्रक्चर वेयर द एक्सटर्नल प्रेशर एक्सीड्स द इंटरनल प्रेशर, ये बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है, आपको मैं फिर से बता रहा हूँ। रिलीफ वॉल्व्स क्या होते हैं, आपने जैसे वीप होल्स सुना है आपने नाम ना, जितने भी ये रिटेनिंग स्ट्रक्चर आपने देखा है, जो भी सॉइल रिटेनिंग स्ट्रक्चर आपने पढ़ा होगा, जैसे एम्बैंकमेंट्स बनाए जाते हैं, जो भी रोड्स हैं या फिर नदियों के दोनों तरफ एम्बैंकमेंट्स में ध्यान से देखिएगा, छोटे छोटे होल्स होते हैं, उनमें कहते हैं वीप होल्स। ऑल्दो उनमें स्नेक भी रहते हैं, लेकिन उनसे क्या होता है, अगर आप बरसात या कभी भी टाइम होता है तो उनसे ना पानी का फ्लो होता रहता है। अगर वो प्रोवाइड ना करे ना तो अंदर से प्रेशर इतना होता है वाटर का कि वो जाकर के उससे उसे वो खुद ही तोड़ देगा। तो ये जो रिलीफ वॉल्व्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रेशर को रिलीव करते हैं, एक्सटर्नल वाटर प्रेशर को, इंटरनल वाटर प्रेशर दोनों ही सेम होना चाहिए, नहीं तो वजह से प्रेशर डिफरेंस होगा, कोलैप्स होगा। तो ये सभी चीज़ें पढ़ लेना आप। डिजाइनिंग बोथ इंटरनल फेसिस। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। स्टेबिलिटी में इक्विलिब्रियम एंड सेफ्टी ऑफ स्ट्रक्चर, अगेन ये आप देख लेना कि ओवर टर्निंग वगैरह, स्लाइडिंग, ये आपने पढ़ रखा होगा थोड़ा बहुत, अगर आप वो एडवांस्ड सॉइल स्ट्रक्चर्स आपने पढ़ा होगा, सॉइल मैकेनिक्स वगैरह में ओवर टर्निंग और स्लाइडिंग का दोनों का डेंजर होता है, तो उससे भी देख लेना, ठीक है। सेटलमेंट एंड सबसाइडेंस, अगर हमारा कोई ऐसा ही प्लेट्स का कुछ प्रॉब्लम है, जियोलॉजिकल फॉल्ट्स, माइनिंग, अर्थक्वेक, इन सब के कारण क्या फॉल्ट्स क्या होता है, फॉल्ट्स वो जगह होते हैं जहाँ पे दो डिफरेंट काइंड ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स के बीच में कुछ दो अलग अलग ही प्लेट्स हैं, या फिर वहाँ पे कुछ चेंजेस हैं, कुछ वो हैं, डिफरेंसेस हैं। तो वहाँ ऐसी जगह पे बहुत ही ज़्यादा वो होता है, रिस्क का पोटेंशियल रिस्क होता है कि यहाँ पे अर्थक्वेक वगैरह का प्रॉब्लम हो सकता है। या फिर ऐसा हो सकता है कि उस एरिया में माइनिंग चल रही हो, या अर्थक्वेक जोन ही काफ़ी हाई रिस्क जोन में हमने कुछ ऐसा कर रहे हो, तो या फिर एग्जिस्टेंस ऑफ सब सॉइल ऑफ वेरिंग बियरिंग कैपेसिटी, मैंने बताया कि किस तरीके से सब सॉइल की बियरिंग कैपेसिटी अलग, मतलब कि वो हो, समझ रहे हैं आप, वो कि बीच की सॉइल की बियरिंग कैपेसिटी कुछ और हो, तो स्पेशल कंसिडरेशन, ये सभी प्रॉब्लम आने वाली है। वैसे इंजूरियस सॉइल क्या होता है, ब्लैक सॉइल वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेमस है इंजूरियस सॉइल में से, क्योंकि महाराष्ट्र में होता है, ये बहुत इंजूरियस होता है। और फिर केमिकल, क्योंकि इनका केमिकल प्रॉपर्टीज ही ऐसा होता है। और फिर खास करके ऐसे सॉइल जिसमें से ब्लैक सॉइल ही नहीं कहेंगे, द यूज ऑफ सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट विल इंक्रीज द रेजिस्टेंस टू द एक्शन ऑफ सर्टेन इंजूरियस सॉइल बट मे नॉट बी अ फॉर कंप्लीट सेफगार्ड। तो ऐसे केस में हमें कुछ कवर लगाना होगा, कुछ एक इंसुलेशन लगाना होगा बिटुमिनस का, या कुछ कई सारी चीज़ों का। तो ये तो हो गया हमारे साइट कंडीशन पे हम क्या क्या बातों का ध्यान रख सकते हैं और कैसी कैसी चीज़ें, ये सभी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको मैं जस्ट एक आइडिया दे रहा हूँ
कि क्या क्या चीज़ों को सिर्फ देखना होता है। ऐसे नहीं कि कोई भी स्ट्रक्चर को डिजाइन करने में हमें बस मैथ्स को ही सीखना होता है। मैथ्स पे मास्टरी करना अलग है, लेकिन एक होता है कि आप किस जगह पे हैं, उस जगह को अगर आप नहीं समझते हैं तो आप प्रॉब्लम को नहीं समझेंगे, तो हर चीज़ को देखनी होती है। तभी तभी उसको इंजीनियरिंग कहते हैं ना, कि उस जगह की पे क्या नीड है, उस नीड को देखते हुए उस नीड को उस नीड को वो करना होता है, एड्रेस करना होता है। और जैसे ही आप कॉज, जो भी कॉज है, उस कॉज को आप एड्रेस करते हैं तो वहाँ पे इफेक्ट भी एड्रेस हो जाता है अपने आप। तो वैसे ये प्रोटेक्शन अगेंस्ट कॉरोजन, तो इसमें भी आपको कैसा सीमेंट यूज करना है, सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट और हाई एल्यूमिना सीमेंट, जहाँ पे अटैक हो सकता है हमारे स्टील पे। तो ना जैसे कि किस किस केस में हो सकता है, तो देखिए, द टाइप ऑफ लिक्विड टू बी रिटेन्ड शुड बी कंसीडर इन पॉसिबिलिटी ऑफ कॉरोजन ऑफ स्टील, अटैक ऑन कॉन्क्रीट इज डिजायरेबल टू यूज रिचर एंड डेंसर कॉन्क्रीट। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्टील को बचाना कॉरोजन से। नेक्स्ट पार्ट डील करता है, क्लॉज 3 कहता है S3370 का। पार्ट 1 अभी हम पार्ट 1 से ही डील कर रहे हैं। पार्ट 1 में मोस्ट ऑफ द चीज़ें पार्ट 1 से ही है। आपके पार्ट 2 में RCC का है, तो वो हम मेथड उतना यूज नहीं करने वाले हैं, लेकिन जितना हम पार्ट 1 से हम कंटेंट हमारे लिए इम्पोर्टेंट है वो हमने इस नोट्स में इंक्लूड कर लिया है, तो हमें पढ़ने की अलग से ज़रूरत नहीं है। तो इसमें कह रहा है कि किस किस तरीके से क्रैकिंग के ऊपर कंट्रोल किया जाए। तो क्रैकिंग को कंट्रोल किया जा सकता है कि कितना हम थिकनेस रख रहे हैं। जैसे फर्स्ट पॉइंट को हम पढ़ते हैं कि किस तरह डिज़ाइन प्रिंसिपल ये है कि डिज़ाइन ऑफ RCC शुड बी मेड इन अकॉर्डेंस विद द यूजुअल प्रिंसिपल ऑफ इग्नोरिंग द टेंसाइल रेजिस्टेंस ऑफ कॉन्क्रीट। अगर आप पार्ट RCC वाटर टैंक बना रहे हैं तो आपको इग्नोर करना होगा टेंसाइल रेजिस्टेंस ऑफ कंक्रीट, कि कंक्रीट का कुछ भी टेंसाइल रेजिस्टेंस नहीं है। तभी आपकी क्रैकिंग को अवॉइड करने के लिए आपने पढ़ा होगा मिनिमम क्रैकिंग मोमेंट। तो इस तरीके से हम RCC में हमें ये करना होगा पार्ट 2 से। अगर हम प्री स्ट्रेस कंक्रीट बनाएंगे तब उसमें ये चीज़ नहीं चलता, लेकिन इस केस में ये होगा। तो it should be ensured that calculated tensile stress on liquid retaining phase of the equivalent concrete section doesn't exceed the limit prescribed by this standard। क्या लिमिट है, तो यहाँ से देख सकते हैं IS 3370 इस टेबल में दिया हुआ है। डायरेक्ट कोई भी कंक्रीट, ये ग्रेड जो है M15 M20, ये वाला जो ग्रेड है M25 30, इससे वो कंफ्यूज मत होइएगा। ये जो एक जो C0 है इसे काट दीजिए बस, बाकी सब ठीक है। हाँ, तो इस डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ कंक्रीट के लिए क्या परमिसिबल स्ट्रेसेस हैं। एक स्ट्रेस हो सकता है डायरेक्ट स्ट्रेस, एक होता है इनडायरेक्ट स्ट्रेस। इनडायरेक्ट स्ट्रेस क्या होता है, जिसमें कि बेंडिंग के कारण जो होता है। डायरेक्ट टेंशन ये होता है, इनडायरेक्ट टेंशन ड्यू टू बेंडिंग ये वाली वैल्यूज़ हैं। तो ये वाली वैल्यूज़ भी देख लीजिए, ये वाली वैल्यूज़ भी देख सकते हैं। और ये शियर, ये है परमिसिबल कंक्रीट स्ट्रेस, कि इतना तक आ रहा हो तो ठीक है आप डिज़ाइन करो, कोई दिक्कत नहीं। इससे ज़्यादा हो रहा हो तो आप रिवाइज करो, सेक्शन को ज़्यादा करो। तो इस तरीके से देखना होता है कि हमारी जो है कि इससे ज़्यादा वाटर के कारण जो है, इट शुड बी इंस्यूर्ड एट कैलकुलेटेड टेंसाइल स्ट्रेस ऑन लिक्विड रिटेनिंग फेस। जैसे हमारा ये वाला वॉल है, अगर हमारा ये वाला वॉल है, अगर इधर ये रहा वाटर, तो ये वाली जो फेस है ना, ये लिक्विड रिटेनिंग फेस है। ये वाली फेस कौन सी है, इधर वाली, ये अदर फेस, अदर साइड है। जैसे एक होता है ना विंड वार्ड साइड, एक होता है ली वार्ड साइड। तो इस चीज़ को भी समझिएगा कि यहाँ पे जो टेंशन है ये परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस से ज़्यादा ना हो। तो इन सब चीज़ों को हम ध्यान में रखते हैं, वो हम डिज़ाइन के वक्त इंक्लूड भी करते हैं। मेंबर की कम से कम थिकनेस 225 mm थिक एंड रिक्वायरमेंट ऑफ लिमिटिंग द टेंसाइल स्ट्रेस एज गिवन इन द एबव पॉइंट। एबव पॉइंट को हमने अगले पेज में हमने दिखाया भी आपको। तो बाकी सब चीज़ें IS 456 का ही हम देखते हैं, सच इसमें बहुत ज़्यादा नहीं है बात, क्योंकि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके से, जैसे कि हमने देखा था कि अगर बहुत थिक स्ट्रक्चर हो तो क्रैकिंग वगैरह को कैसे करके अवॉइड करते हैं। तो लेट्स सी इट। डिज़ाइन ऑफ प्री स्ट्रेस कॉन्क्रीट मेंबर इज बेस्ड अपॉन नो टेंशन being developed in the concrete section under service condition, and it should be checked after against cracking of the liquid retaining phase with a load factor against cracking of 1.2। ठीक है, और फिर such cracking may also result from restraint to shrinkage।
क्रैकिंग का मेन रीज़न कैसे होता है? अभी अभी तक हमने सेग्रीगेशन का डिस्कस कर लिया, हमने हनी कॉम्बिंग या फिर जो भी और भी रिस्क हैं, जैसे कि जो भी चीज़ें हैं उनका तो हमने डिस्कस किया। लेकिन ये क्रैकिंग कैसे होता है? क्रैकिंग क्यों होता है? क्योंकि हम कुछ चीज़ों को अलाउ नहीं करते। जैसे कि क्या क्या चीज़ें हैं कंक्रीट में, क्या होता है विथ टाइम कंक्रीट वांट टू श्रिंक। जैसे श्रिंकेज, इसमें इसका एक है क्रीप एंड श्रिंकेज, ये विथ टाइम होना ही है। तो अगर हमने श्रिंकेज को अलाउ नहीं किया किसी भी तरीके से, श्रिंकेज हमारा नहीं हो पाया, अगर उसमें कुछ रिस्ट्रेंट है, जैसे आपने शटरिंग को इतने समय तक लगाए रखा या फिर आपने श्रिंक होने ही नहीं दिया, तो फिर क्या हो जाएगा? क्रैक्स विल डेवलप। एंड सिमिलरली रिस्ट्रेंट टू फ्री एक्सपेंशन, जहाँ पे एक्सपेंशन होना चाह रहा है कंक्रीट का और फिर भी हम नहीं होने दे रहे हैं, तो भी वहाँ भी क्रैक्स के चांसेस हैं। एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ कंक्रीट ड्यू टू टेम्परेचर, फ्री एक्सपेंशन, वही बात हो गई। एंड श्रिंकिंग एंड स्वेलिंग, श्रिंकिंग मतलब छोटा होना और स्वेलिंग मतलब फैल जाना, स्वेलिंग मतलब फैलना। तो वाई डज सच, ऐसे रेस्टोरेंट क्यों एराइज होते हैं स्ट्रक्चर में? ऐसे स्ट्रक्चर में इसलिए हो सकते हैं कि ड्यू टू सम इंट्रैक्शन बिटवीन रेनफोर्समेंट एंड कंक्रीट ड्यूरिंग ड्राइंग श्रिंकेज, देयर हैव बीन सम इंटरेक्शन, ऐसा हुआ हो, या बाउंड्री कंडीशन ही ऐसा हो एट द फाउंडेशन और अदर पार्ट्स ऑफ द स्ट्रक्चर, जिसके कारण रिस्ट्रेंट हो गया होगा कि कंक्रीट बेचारा श्रिंक ही नहीं कर पा रहा या एक्सपैंड नहीं कर पा रहा, या फिर कुछ ऐसे कंडीशन हो, डिफरेंशियल कंडीशन एराइज हो जाए जो कि थ्रू द लार्ज थिकनेस ऑफ मासिव कंक्रीट, कि कंक्रीट मैसिव है, थिकनेस बहुत ज़्यादा है और वहाँ पे बहुत ही डिफरेंशियल कंडीशन एराइज हो गया हो, तो ऐसे केसेस में क्रैक्स का डेवलप होना बहुत ही ज़्यादा ऑब्वियस हो जाता है। तो इसके लिए हम क्या क्या यूज़ करते हैं, लेट्स डिस्कस। तो करेक्ट प्लेसिंग ऑफ reinforcement, use of small sized bars, use of deformed bars lead to a diffused distribution of cracks. टेम्परेचर एंड श्रिंकेज इफेक्ट्स के कारण जो रिस्क ऑफ क्रैकिंग है उसको कम किया जा सकता है। कैसे? बाय लिमिटिंग द चेंजेज इन मॉइस्चर कंटेंट, कि मॉइस्चर जो बाहर से जो कंटेंट आ रहा हो मॉइस्चर के कारण, उसको आप किसी तरीके से कम करिए, या फिर बाहर का जो टेम्परेचर है उसका वेरिएशन को आप कंट्रोल कर पाए, एंड टेम्परेचर टू विच द स्ट्रक्चर एज अ होल इज सब्जेक्टेड। इस तरह दो चीज़ों को कंट्रोल कर लेने से आपका बहुत ही कंट्रोल में आ जाएगा। क्या क्या चीज़? पहला तो हो गया मॉइस्चर, दूसरा हो गया टेम्परेचर। वैसे ही क्रैक्स कैन बी प्रिवेंटेड इन थिक वॉल्स, इसको आप ध्यान से देख लीजिए, और इवन इन थिनर सेक्शन बाई अवॉइडिंग द यूज ऑफ थिक टिम्बर शटरिंग। जैसे ही बहुत ही मोटी, बहुत, इसीलिए थिक टिम्बर शटरिंग, अब तो टिम्बर शटरिंग का यूज भी नहीं होता, अभी स्टील शटरिंग की यूज होती है। पर फिर भी जहाँ जहाँ थिक टिम्बर शटरिंग होता है उसके कारण क्या होता है, बहुत ही आसानी से हीट ऑफ हाइड्रेशन रिलीज नहीं हो पाता, अंदर का अंदर ही रह जाता है, तो उनका ईजी स्केप होना बहुत ही आसान, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर वो आप थिक टिम्बर को अगर आप अवॉइड करते हैं तो रिस्क से बचते हैं। वैसे ही द रिस्क ऑफ क्रैकिंग कैन ऑल्सो बी मिनिमाइज्ड बाय रिड्यूसिंग द रिस्ट्रेंट्स ऑन फ्री एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ कंक्रीट। अगर जैसे कि हमारा बहुत ही ज़्यादा, जैसे कि लॉन्ग वॉल्स हैं, अगर बहुत ही ज़्यादा लंबी एक वॉल बनानी है या स्लैब बनानी है, तो हमें एक सर्टेन डिस्टेंस के बाद हमें छोड़ देना चाहिए, उतना बनाना चाहिए जितना कि उतना, जैसे कि वो हमने इतना बनाया, जैसे एक 30 मीटर लंबी वॉल बनानी है तो उससे हम गैप्स ले करके बनाएं, 5 मीटर, 10 मीटर, 20 मीटर, इस तरीके से। तो इस तरीके से ये फैसिलिटेट करता है कि रिस्ट्रेंट नहीं डेवलप करता। वैसे ही जैसे कि यहाँ पे, जहाँ पे मतलब कि बहुत ही ज़्यादा वो क्या कहते हैं, वेयर रिजर्वॉयर्स आर यूज्ड फॉर रिसेप्शन ऑफ और स्टोरेज ऑफ हॉट लिक्विड्स, allowance should be made for the additional stresses produced by difference in temperature between inside and outside। कि क्योंकि जैसे कि कुछ जगह पे हैं जहाँ पे रिजर्वॉयर बनाने होते हैं तो वहाँ पे कुछ अलाउंस देने होते हैं। ये अलाउंस क्या होते हैं कि जैसे कि आपने द सीवियरिटी ऑफ टेम्परेचर ग्रेडियंट थ्रू द कंक्रीट कैन सम टाइम बी रिड्यूस्ड बाय इंटरनल, आप एक इंटरनल इंसुलेशन आप प्रोवाइड कर सकते हैं। इंसुलेशन क्या है? इंसुलेशन कुछ ऐसे रबड़ या फिर कुछ पैड्स हैं, कुछ कॉपर है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इंसुलेशन प्रोवाइड करती हैं। तो इन सब चीज़ों से कंक्रीट जो है अंदर का और बाहर का बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता, इससे आपका स्ट्रक्चर बचा रह जाता है।
लेट्स कम टू द थिक सेक्शंस। जहाँ पे थिक सेक्शंस होता है जैसे कि थिकनेस ग्रेटर देन 450 mm, ऐसे जगह पे जहाँ पे हमारा थिकनेस जो हो 450 mm से ज़्यादा हो, द क्रैकिंग इन सच सेक्शंस में ऑकर। क्यों होता है? क्योंकि टेम्परेचर राइज हो जाता है ड्यूरिंग हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट एंड सब्सिक्वेंट कूलिंग। सच क्रैकिंग इज़ नॉट ईजी टू कंट्रोल बाय रीइंफोर्समेंट। तो क्या क्या मेथड्स हैं जिससे कि हम अडॉप्ट करें तो हमारा ये क्रैकिंग जो है रिड्यूस हो सकता है। सबसे पहला है कि लेट्स लिमिट द सीमेंट कंटेंट। सीमेंट कंटेंट को एक लिमिट तक रखें ताकि हमारा लो रेट ऑफ हीट इवोल्यूशन हो सके। तो ये परमिसिबल क्या 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 कोर्स बताता है परमिसिबल लिमिट, वो हमें चेक करना होगा। वैसे ही हमें अगर टेम्परेचर राइज को अगर रेस्ट्रिक्ट करना है तो कंक्रीट की जो कास्टिंग है इन सैलो लिफ्ट्स करनी होगी। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सैलो लिफ्ट एट इंटरवल्स ऑफ अ फ्यू डेज so as to allow the escape of part of heat from the exposed upper surface। तो इस चीज़ को ध्यान से देखिएगा कि सैलो लिफ्ट क्या है। सैलो लिफ्ट जैसे मान लीजिए मुझे एक दीवार बनानी थी, इतनी क्या कहते हैं, ये रही दीवार मेरी, ये कॉलम है मेरी 6 मीटर की, नहीं ये है 12 मीटर की कॉलम, 12 मीटर हाइट। अब मैं क्या कर सकता हूँ, इसे बना सकता हूँ 4 दिन में। पहले दिन मैंने 3 मीटर बनाया, दूसरे दिन मैंने अगले 3 मीटर बनाया, तीसरे दिन मैंने अगला 3 मीटर बनाया, चौथे दिन मैंने अगला 3 मीटर बनाया। तो इस तरीके से वी आर कास्टिंग द कॉन्क्रीट इन सैलो लिफ्ट्स, छोटे छोटे राइज कर रहे हैं एट इंटरवल ऑफ फ्यू डेज। इस तरीके से क्या होगा, अब जो है हीट रिलीज इतने का जो हीट रिलीज है आराम से हो जाएगा 1-2 दिन 3 दिन में। फिर अगले 3 दिन बाद अगर हम 3 मीटर को राइज करें तो अब बस इतना सेक्शन का हीट रिलीज हो करना है, बस इस सेक्शन का हीट रिलीज होगा और ये हीट रिलीज आसानी से हो जाएगा। उस तरीके से ये अभी हमारा एक्सपोज सरफेस यहाँ पे है, अब इतने का हीट रिलीज करना इसके लिए आसान हो जाएगा। ये तो आपको बहुत ही आसान दिख रहा है, लेकिन जब खास करके जब हमारा स्ट्रक्चर बहुत ही ज़्यादा थिक होता है, जैसे कि अभी इस फिगर को ध्यान से देखिएगा, जब स्ट्रक्चर हमारा इतना थिक हो, क्या कहते हैं, जब बहुत ज़्यादा थिकनेस हो स्ट्रक्चर की, ये रहा हमारा स्ट्रक्चर, इतने हेवी स्ट्रक्चर को अगर आपने एक ही दिन में 12 मीटर का आपने खड़ा कर दिया तो ये भी इतना अंदर का जो हीट है ना, इस तरफ का हीट, ये रिलीज होने में बहुत ज़्यादा हीट रिलीज अंदर होगा प्रोड्यूस। ये थिकनेस है इतना, मतलब कि ये मतलब मान लीजिए 8 मीटर थिकनेस है और आपने इतना बना दिया, इसका हीट जाएगा कहाँ? तो ऐसे केसेस में क्या करते हैं, ऐसे केसेस में रिकमेंड किया जाता है कि आप थिकनेस को कम मत करो, एक ही दिन में इतना हाइट मत बनाओ। आप सबसे बढ़िया होगा कि आप जो हो सबसे पहले आप इसको सैलो लिफ्ट्स में बनाओ। मान लीजिए 8 मीटर है, ठीक है, मैं सबसे पहले 3 मीटर का बनाऊँ। इससे क्या होगा, जितना भी हमारा हीट है इस कंक्रीट का, पहले इतना आसानी से रिलीज हो जाने दो। अब ये आसानी से रिलीज हो रहा है 3 मीटर का। क्रैकिंग इससे बहुत कंट्रोल हो जाएगी। फिर कुछ दिनों बाद हम उसको राइज कर सकते हैं। अब हमारा अगले दिन होगा तो अब हमारा ये वाला पार्ट फिर से, अब इस पार्ट का हमारा हीट रिलीज हो जाएगा। अब जैसे ही अब आपको कुछ दिन और भी बीता, आपने फिर से उसे रेज कर दीजिए और फिर अब इसका हीट और भी ज़्यादा रिलीज, अब आपका इसका हीट रिलीज हो सकता है आसानी से अब इतने पार्ट का। और फिर जैसे ही टाइम, और फिर इसके कुछ समय बाद हमें बाकी का बचा हुआ भी रेज करके, इसे कहते हैं सैलो लिफ्ट मेथड से। और इस तरीके से हमारा जब आसानी से जब हीट रिलीज हो जाता है तो हम वो कर सकते हैं, अपना हीट टेम्परेचर जो राइज हो रहा था उसको हम रिस्ट्रिक्ट कर देंगे और फिर क्रैकिंग पे 90% 99% चांस होता है कंट्रोल हो जाता है। Similarly, a steep temperature grading will occur by sudden chilling of the concrete surface। तो ऐसा ना हो कि बाहर का कंक्रीट चिलिंग इन्वायरमेंट से कांटेक्ट में आए, तो इन सब चीज़ों को अवॉइड करना है। तो इसलिए हमें कुछ कुछ चीज़ें प्रोवाइड करना होता है, ये आप देख लेना।